आइए आज हम आगे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों पर आवेश देखते हैं। R.A. मिलिकन, जिनका जीवन 1868 से 1953 के बीच था, ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग यानी ऑयल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो इसको ध्यान दीजिए। इन्होंने मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने एक प्रैक्टिकल बताया था ऑयल एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग, जिसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम, विद्युत आवेश का नवीनतम मान 1.602176 × 10⁻19 कूलाम है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश उन्होंने कितना पाया? निगेटिव में 1.6 × 10⁻19 कूलाम। थॉमसन के E/me यानी E इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनुपात के मान से इन परिणामों को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me निर्धारित किया। तो m/me से में जब इलेक्ट्रॉन का हम लोग आवेश रख देंगे E ऊपर, तो me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल आएगा। तो इस माध्यम से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला। तो me = आ गया E/E/me हो जाएगा। तो E कट जाएगा, me ऊपर चला जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर यहाँ E का मान रख दिया 1.602176 × 10⁻19 कूलाम अपान E/me हमने निकाला था पीछे प्रयोग करके 1.758820 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। तो ये सॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा 9.1094 × 10⁻31 किलोग्राम। इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखिए मिलिकन की तेल की बूंद विधि। मिलिकन की तेल की बूंद विधि। तो देखिए इंग्लिश में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिलिकन का था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो इसको देखते हैं। मिलिकन की तेल की बूंद विधि यानी ऑयल ड्रॉप मेथड ऑफ मिलिकन। इस विधि में कणित्र यानी एटोमाइजर द्वारा उत्पन्न कुहासे के रूप में तेल की बूंदों को विद्युत संघनित्र यानी कंडेंसर के ऊपर की प्लेट में उपस्थित छोटे से छिद्र से गुजारा जाता है। तो देखें यहाँ पर विद्युत संघनित्र, जिसको इंग्लिश में कंडेंसर कहा गया, उसको इस तरह समझिए मोटी मोटी भाषा में कि जैसे दूध होता है, दही बनाया जाता है और दही को मथानी से मथ करके हम लोग मट्ठा बनाते हैं, उसका घी निकाल लिया जाता है। तो वैसे ही एटोमाइजर होता है जिसको हिंदी में कणित्र कहते हैं। तो वही मथानी जैसे हाई स्पीड में जब घुमा दिया जाता है तो कुहासे के रूप में तेल की जो बूंदें हैं वो विद्युत संघनित्र यानी कंडेंसर के ऊपर की प्लेट में उपस्थित छोटे से छिद्र से गुजारा जाता है। तो इसको घुमा करके एटोमाइजर को पूरा कुहासा यानी कोहरा जैसा अंदर बना दिया जाता है। फिर वो जो छोटी छोटी बूंदें तेल की जो अलग हो गई उनको एक छोटे से छिद्र से गुजारा जाता है। इन बूंदों के नीचे की ओर गति को माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन के द्वारा देखा जाता है। अब ये बूंदें जो उस छोटे से छेद से गुजर रही हैं
तो क्या करते हैं कि इनको माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन लगी होती है, उससे देखा जाता है। इन बूंदों के गिरने की दर को माप कर मिलिकन तेल की बूंदों के द्रव्यमान को माप सके। अब इन बूंदों के गिरने की दर को माप कर, अब ये बूंदें जो है किस दर से गिर रही हैं, मतलब 1 सेकंड में कितनी बूंद, मतलब गिरने का 1 सेकंड में कितनी बूंद गिर रही हैं, उनकी दर को नाप करके मिलिकन ने तेल की बूंदों के द्रव्यमान को माप सके। मतलब कक्षक के अंदर की वायु को एक्स किरण पुंज प्रवाहित करके आयनित किया गया। मतलब जो हमारा कंडेंसर था उसको जो है क्या किया कि एक्स किरण पुंज, मतलब एक्स रेज दी गई। एक्स रेज मतलब एक तरह से रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब ताप, यानी ताप का मतलब ऊष्मा। तो ऊष्मा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हर एक परमाणु में नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धनावेश बन जाएगा, और दूसरे जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी जाएगा तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। इसका मतलब धनायन और ऋणायन, इन्हीं को आयन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कक्षक के अंदर की वायु को एक्स किरण पुंज प्रवाहित करके आयनित किया गया। गैसीय आयनों तथा तेल बूंदों के संघट्ट से तेल बूंदों पर विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ। अब ये जो गैस के आयन बन गए और तेल की बूंद, कक्षक के अंदर जो वायु थी, वायु एक तरह से गैस है, उसमें एक्स किरण डाली गई तो उसके आयन बन गए। तो गैस के आयन और तेल की बूंदों के संघट्ट से तेल की बूंदों पर विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ। संघट्ट मतलब टक्कर, कोलिजन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब गैस के आयन यानी हवा के आयन पानी के जो कण है छोटे छोटे, तेल की बूंदों के जो कण है छोटे छोटे, उनसे टकराए तो उनको भी आयनित कर दिया। आयनित कैसे किया? हमने बताया कि ऊष्मा लेकर के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो परमाणु धनावेश में बदल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा तो मान लीजिए तेल की बूंद के पास आ गया तो इसके ऊपर ऋणावेश आ गया। तो ऐसे इसको भी आयनित कर दिया। तेल की इन बूंदों पर विद्युत आवेश एक्स किरणों द्वारा उत्पन्न अधिशोषण वाले आयनों द्वारा अपनाया गया। अधिशोषण, अधिशोषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का मतलब केवल बाहरी सतह पर चिपकना। जैसे हमारे पास रबड़ की बाल हो, उसको पानी में डुबो दिया जाए तो रबड़ के अंदर चूंकि पानी नहीं जा सकता, केवल बाहरी सतह पर चिपकेगा। इसको अधिशोषण या एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब अवशोषण क्या होता है? जिसको एब्जॉर्प्शन, बी वाला, एडजॉर्प्शन में डी है, एब्जॉर्प्शन में बी है। तो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण क्या कहते हैं? जैसे सोखता को पानी के अंदर डुबा दिया जाए तो पानी पूरे सोखता में बराबर चला जाता है, इसको अवशोषण बोलते हैं, इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर देखिए अधिशोषण लिख रहा है, मतलब कि बाहरी सतह पर केवल आयन मतलब चिपक पाए। तो तेल की इन बूंदों पर विद्युत आवेश एक्स किरणों द्वारा उत्पन्न अधिशोषण वाले आयनों द्वारा अपनाया गया। देखिए वही बात आ गई कि एक्स किरण जिन गैसों को आयनित किया, उसी वही आयन इसके बाहर चिपक गए। तो उनमें जो आयन था इसके ऊपर जब चिपक गए तो इनके भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा, चूंकि धनायन बन चुका था तो उनके अंदर भी कुछ पार्शियल यानी पार्श्व चार्ज उत्पन्न हो गया। इन आवेशित तेल की बूंदों का गिरना रोका जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है अथवा स्थिर किया जा सकता है। अब देखिए तेल की बूंदों को चाहे तो हम रोक सकते हैं, चाहे तो त्वरित यानी इनमें त्वरण उत्पन्न करके प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, अथवा स्थिर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये बूंदों पर आवेश और प्लेट पर लागू वोल्टता की ध्रुवणता तथा प्रबलता पर निर्भर करता है। तो जो प्लेट है हमारे पास, उस पर कितना वोल्टेज है अभी हम समझाएंगे। मान लीजिए हमारे पास ये प्लेट है, ये प्लेट पूरा भरी हुई है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई कण है, अब इस पे मान लीजिए धन चार्ज है, इस पे धन चार्ज है।
और इस पे भी धन चार्ज है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन ऊपर की ओर तो जाएगा प्रतिकर्षण के कारण, लेकिन चूंकि इसका द्रव्यमान भी है और हर एक चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो mg बल नीचे की ओर लगेगा, या बराबर mg बल नीचे की ओर लगेगा, तो नीचे नहीं आ सकेगा अगर mg लगने वाला बल प्रतिकर्षण करने वाले मतलब विद्युत बल से, यहाँ पर ऊपर की ओर विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा इधर ऊपर की ओर, और नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लगेगा। ये हमारा गुरुत्वीय बल है। तो ये ऊपर की ओर जाएगा इसके प्रतिकर्षण के कारण, लेकिन गुरुत्वीय बल इसको नीचे की ओर खींचेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर गुरुत्वीय बल विद्युत बल के बराबर हो जाए तो इसको रोका जा सकता है। या ये प्लेट का धनात्मक चार्ज कम हो जाए तो नीचे की ओर गिरने लगेगा, यानी इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो वही कह रहा है त्वरित किया जा सकता है। तो हमारे हिसाब से कि हम इसको क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से इसकी कह रहा है वोल्टता और इसकी ध्रुवता, ध्रुवणता मतलब इसमें पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब दो पोल जैसे धन और ऋण, तो जो भी पोल है उसकी उच्च वोल्टता को अगर बढ़ा दिया जाए तो वोल्टता के हिसाब से हम इसको ज़्यादा त्वरण दे सकते हैं, रोक सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये बूंदों पर आवेश और प्लेट पर लागू वोल्टता की ध्रुवता तथा प्रबलता पर निर्भर करता है। तेल की बूंदों की गति पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता के प्रभाव को ध्यान पूर्वक माप कर मिलिकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि बूंदों पर विद्युत आवेश Q का परिमाण हमेशा विद्युत आवेश E का गुणांक होता है, अर्थात Q इक्वल टू यानी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो परिणाम आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q इक्वल टू यानी, जहाँ पर n 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का आवेश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला हमें हर जगह उपयोग में आएगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। आप देखिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको यहाँ पर दिखा दिया, हमने इसको ध्यान नहीं दिया था इसलिए बना के दिखाया। तो यहाँ पर देखिए पूरा चित्र में दिखाया गया है, ये तेल की बूंदें जो फुहारा के रूप में, जो कुहासा कह रहा था कोहरा के रूप में, यहाँ पर फैली हुई हैं। आवेशित प्लेट है, ये छोटा छिद्र है, इसी से गुजारना है। स्रोत से एक्स किरण पुंज, ये स्रोत से यहाँ से एक्स किरण पुंज हम इसमें डालेंगे तो जो हवा भरी है इसके अंदर, जिसको गैस कह रहा है, वो आयनित हो जाएगी। ये देखिए दूरबीन से इधर से देखेंगे, ये कणित्र है, एटोमाइजर जिसको बोलते हैं। इससे इसको गति प्रदान करेंगे ताकि कुहासा बने। ये देखिए जैसे बाल जब कटवाने जाते हैं तो वो पानी भर करके उसमें दबाता है तो फुहारे के रूप में निकलता है, वैसे यहाँ देखिए तेल भरा हुआ है, फुहारे के रूप में इसको दबाने पे यहाँ निकलेगा। प्रेक्षणरत तेल की बूंदें, तेल की बूंद जिन पर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। आवेशित प्लेट, यहाँ पर आवेशित प्लेट है, ये यहाँ पर ये आवेशित प्लेट ऋण आवेश है, इसमें इस प्लेट में ऋण आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर भी ऋण आवेश होगा, तो ये यहाँ पर ऊपर की ओर भागेगा, लेकिन गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर जाएगा। तो जब गुरुत्वीय बल और विद्युत बल ऊपर जो लग रहा है बराबर हो जाएंगे तो स्थिर रहेगी। अगर गुरुत्वीय बल प्रबल हो गया तो नीचे जाने लगेगी, अगर विद्युत बल प्रबल हो गया तो इसको ढकेलने लगेगा, क्योंकि ये प्लस निगेटिव चार्ज ये है प्लेट और इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होता है, तो ये ऊपर को भागने लगेगा। तो हम इसीलिए कह रहा है कि इस प्लेट की वोल्टता को और ध्रुवता को बैलेंस करके हम इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, प्रेक्षणरत तेल की बूंद को, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। अब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। तो परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई,
जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन धनावेशित कणों के अभिलक्षण अग्रलिखित हैं। अब कैनाल रेज को ही धनावेशित रेज कहते हैं। परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिकल स्पार्क एक तरह से करते हैं। जैसे बिल्डिंग करने में चिंगारी आती है तो वही से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें कहा जाता है। अब इनके अभिलक्षण क्या हैं आगे देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको ध्यान देना है। कैथोड किरण में हमने पढ़ा था कि वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो कैनाल रेज है यानी धनावेशित कण है, ये उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। अब देखिए गैसीय आयन है तो गैस उसमें कौन सी भरी है उस पर तो निर्भर करेगा ही, तो इसीलिए कह रहा है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये साधारणतः धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। आगे देखें, कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो भी गैस भरी जाएगी उसका सब गैस का अलग अलग द्रव्यमान होगा, तो गैस आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भी उस हिसाब से चेंज होगा। तो इसीलिए कह रहा है उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न हुए हैं। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। तो कुछ धनावेशित कण ऐसे हैं कि विद्युत आवेश की जो मूल इकाई है मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 है, उसके गुणक होते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 गुना हो सकता है आवेश उसमें, या 3 गुना या 4 गुना, ये कहने का मतलब। अगला कह रहा है चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेषित व्यवहार के विपरीत है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और ये कैनाल रेज हमारी ऋणावेशित है, तो जाहिर सी बात है दोनों का व्यवहार विपरीत होगा, इसीलिए विपरीत है। सबसे छोटा और हल्का धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसे प्रोटॉन कहते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसका 1H1 फार्मूला होता है, जहाँ 1 हमारा परमाणु क्रमांक है और 1 ही परमाणु भार है। तो जाहिर सी बात है कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो H+ बन जाएगा, तो वही H+ को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि सबसे छोटा और हल्का धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसे प्रोटॉन कहते हैं। इस धनावेशित कण का पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि सन 1919 में हुई थी। बाद में परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। इस कण की खोज सन 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कण के प्रहार से की। जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गत हुए, उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। खोज चैडविक ने न्यूट्रॉन की। उदासीन कण होता है। इन मूल कणों के महत्वपूर्ण गुण सारणी 2.1 में दिए गए हैं, तो जब आएगी तो हम उसको देख लेंगे। अब देखिए हमारे पास आ गया परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल इसको इंग्लिश में बोलेंगे। पूर्व भागों में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अवपरमाणु यानी सब एटॉमिक कण होते हैं। अवपरमाणुक मतलब परमाणु से छोटे कण। अवपरमाणविक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी, जैसे एक, परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण। दूसरा,
परमाणु स्थायी है या अस्थायी, इसके बारे में। दूसरा है तत्वों के गुणों यानी भौतिक व रासायनिक व्यवहार की तुलना कैसे की जाए, स्थायित्व के बारे में कैसे बताया जाए, उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे बताए जाएं तत्वों के, और विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या, और जो एक अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिल करके संयोजन करके यानी कंबाइन करके जो तत्व या अणु बन रहे थे, परमाणु से अणु बन रहे थे, तो उनकी व्याख्या कर पाना एक चुनौती बन गया। अगला क्या हुआ कि परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना, कि जो परमाणु किसी रेडिएशन को या विकिरण को अवशोषित कर रहे हैं, मैग्नेटिक रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, विद्युत चुंबकीय के विकिरण को, तो जो अवशोषित कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो उसकी उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। तो पहला परमाणु का स्थायित्व, दूसरा रासायनिक व्यवहार, तीसरा संयोजन की व्याख्या करके अणु जो बन रहे हैं उनकी व्याख्या करना, और अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण के बारे में विचार करके उसकी व्याख्या करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती का विषय बन गया। कब विषय बना? जब ये पता चला कि परमाणु में भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल यानी छोटे, उससे भी छोटे कण पाए जाते हैं। इन आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। तो अब इन सब जो बिंदु दिए गए हैं, इनकी व्याख्या के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से मॉडल दिए, उन्हीं को परमाणु मॉडल कहते हैं। यद्यपि इनमें से हर मॉडल द्वारा कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी, इनमें से एक मॉडल जे थॉम्सन द्वारा और दूसरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया। इनका विवरण आगे दिया गया है। तो दो मॉडल दिए गए, कौन कौन से दिए गए उनके बारे में आगे दिया गया है। उससे पहले हम मूल कणों के गुण के बारे में सारणी देख लेते हैं। तो जो परमाणु में पाए जाते हैं वो मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.602176 × 10⁻⁻19 कूलाम। सापेक्ष आवेश कितना होता है? -1, अगर इसको पूरे को -1 मान लिया जाए एक तुलना के तौर पर। और द्रव्यमान प्रति किलोग्राम कितना होता है? 9.109382 × 10⁻31 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। और द्रव्यमान यूनिट कितना है? 0.00054 यूनिट, यानी जैसे AMU में लिखा जाता था। अब लगभग द्रव्यमान यूनिट कितना है? 0। इतना कम है कि लगभग 0 मान लिया गया। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक तक है, तो इसको लगभग 0 मान लिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का P से इसको चिन्ह देते हैं, और इसका जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है, बस इसका ऋणात्मक है तो इसका धनात्मक होता है। अब ऋण है तो इसको धन लिखेंगे। अब इसका देखिए जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का वो अलग होता है, 1.67262216 × 10⁻27। अब द्रव्यमान यूनिट में कितना होता है? 1.00727। और द्रव्यमान इसका लगभग, क्योंकि 1 के बाद बहुत बाद कुछ अंक हैं इसलिए 1 मान लिया गया। अब न्यूट्रॉन हमारा इसको n से लिखते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए सापेक्ष आवेश भी 0 है। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, कुछ कम होता है देखिए, लेकिन लगभग बराबर। तो 1.674927 × 10⁻27 और यूनिट में 1.00867, ये लगभग 1 के बराबर है। अब आगे देखते हैं कि परमाणु का थॉम्सन मॉडल। रदरफोर्ड और थॉम्सन दो के ही मॉडल दिए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सन 1898 में जे थॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है होता है। ये थॉम्सन ने बताया कि उसके अंदर जितना भी है पूरा आवेश इस तरह से बिखरा है जैसे तरबूज होता है या हेलमिंजी कुछ लोग कहते हैं, तो तरबूज के अंदर जैसे बराबर मात्रा में सब जगह
बीज बिखरे होते हैं वैसे आवेश विकृत होता है और समान वितरित होता है। ये जो है थॉमसन ने प्रस्तावित किया। जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है। धन आवेशित उन्होंने बताया। अभी देखिए कल्पना की जा रही है, किसी को पता नहीं है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जिससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इस तरह विकसित होते हैं जिससे कि स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। चित्र 2.4 में दिखाया गया है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए। उदाहरणार्थ प्लम पुडिंग नाम दिया किसी ने रेजिन पुडिंग नाम दिया, अथवा तरबूज जैसे अभी हमने बताया वाटरमेलन मॉडल दिया। तो इसको ध्यान रखना है, यही नाम नीट में डायरेक्ट पूछ सकता है। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित थे। तो इसमें धनावेश को प्लम यानी तरबूज की तरह माना गया, पुडिंग यानी तरबूज की तरह, और इलेक्ट्रॉन को प्लम यानी बीज की तरह माना गया। उसमें जो काले काले रहते हैं, तो काले काले जो उनको इलेक्ट्रॉन बताया थॉमसन ने, और जो तरबूज है उसको धनावेश बताया। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया। तो इसकी क्या बात थी कि जो द्रव्यमान है वो सब जगह समान रूप से बटा माना गया। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उद्दीपनशीलता को स्पष्ट करता था, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। जो भविष्य में परिणाम पाए गए उसके संगत नहीं था, लेकिन कम से कम थॉमसन ने इतनी बात तो सही बताई कि परमाणु उदासीन है। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गैसों पर विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन गैस, इस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अभी देखिए परमाणु मॉडल दिया गया है, तो ये गोला पूरा ये धनात्मक है और इसमें जो तरबूज के बीज हैं वो ऋणात्मक है। तो परमाणु का थॉमसन मॉडल इस तरीके से था। अगर इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे फिगर बना करके हमको दिखाना है। अब बॉक्स में जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 19वीं सदी के दूसरे अर्धांश में विभिन्न प्रकार की किरणों की खोज हुई। विल्हेम रॉन्टजन ने सन 1895 में दर्शाया कि कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं जो कैथोड किरण नली के बाहर रखे प्रतिदीप्ति यानी फ्लोरोसेंट पदार्थ में प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकते हैं। प्रतिदीप्ति हमने बताया था कि उसमें प्रकाश पड़े और तुरंत ही किरणें उत्सर्जित हो जाएं, अवशोषित की गई, तो उसको प्रतिदीप्त बोलते हैं। फास्फोरेसेंस बोलते हैं किसको, जिसमें तुरंत प्रकाश की किरणें पड़े तो कुछ देर बाद अवशोषित किरणों का उत्सर्जन हो। चूंकि रॉन्टजन को इन किरणों की प्रकृति का पता नहीं था, अतः उन्होंने इन्हें एक्स किरणों का नाम दिया, जो आज भी प्रचलित है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक्स नाम इसलिए दिया गया था कि उनको, जैसे हम कहते हैं नहीं पता रहता तो एक्स वाई जेड कुछ भी कह देते हैं, तो एक्स नाम उन्होंने दिया और उन्हीं को आज भी एक्स रेज कहा जाता है। तो पूछ लेगा आपसे, इसको केवल इस तरह से आप लोग अंडरलाइन करें, हिंदी में कर लीजिए। विल्म रॉन्टजन
मतलब उन्होंने एक्स किरणों का नाम दिया, कुल मिला के ये बताना चाहते हैं। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों के अधिक घनत्व वाले धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण प्रभावी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनों के अधिक घनत्व मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों, घनत्व मतलब घना मतलब बहुत सारे एक ही जगह इलेक्ट्रॉनों का प्रहार किया जाए, तो कह रहे हैं कि धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण प्रभावी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणें मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। इन किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन शक्ति यानी बहुत अधिक पेनिट्रेशन पावर होती है, भेदन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में इन किरणों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर कोई हड्डी टूटी होती है तो कहते हैं एक्सरे करवा लाओ, तो हड्डी टूटी है या जुड़ी है पता चल जाता है। तो वही आंतरिक अध्ययन में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये किरणें पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे अंदर हड्डी को पार करके मतलब मांस को पार करके निकल जाती है, लेकिन हड्डी को नहीं पार कर पाती, तो हड्डी का चित्र आ जाता है। इन किरणों की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, 0.1 नैनोमीटर, और विद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाती हैं। तो इन किरणों का जो है वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, 0.1 नैनोमीटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का व्यवहार दर्शाती है। हेनरी बेकुरल ने ये देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिविटी कहा। तो अब देखिए हेनरी बेकुरल जो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिविता कहा तथा बताया कि ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इस क्षेत्र को मेरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सॉडी ने विकसित किया। बाद में इन वैज्ञानिकों ने उनके बताई गई बात को विकसित किया। अब देखिए रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने, और बाद में मेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड ने इसको आगे विकसित किया। इनमें 3 प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा तथा गामा का उत्सर्जन देखा गया। 3 किरणों का उत्सर्जन होता है। वैसे अल्फा कण है, बीटा कण है, लेकिन गामा किरणें हैं, लेकिन यहाँ पर सिंबल भाषा में लिख दिया। रदरफोर्ड ने पाया कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा कण होते हैं। जो अल्फा होता है, जो अल्फा होता है हमारा, इसको 2He4 लिखा जाता है। ये हीलियम का नाभिक होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनावेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान, ये एटॉमिक वेट को बताता है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को बताता है, ये एटॉमिक नंबर को। ये परमाणु क्रमांक, एक परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक ही हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, उसी को परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन पर आवेश कह सकते हैं। प्रोटॉन पे आवेश कहना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, वो बाहर जा भी सकते हैं और बाहर के इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, तो उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए प्रोटॉन पर आवेश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा जो है वही कह रहा है कि रदरफोर्ड ने पाया कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनावेश, 2He4 लिखा तो 2 इकाई धनावेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान। ऊपर वाला परमाणु भार था या परमाणु द्रव्यमान था, तो वही कह रहा है 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान होता है इसमें वाले उच्च ऊर्जा कण होते हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं। देखिए वही आ गया ना कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर
एल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉनों के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। अब जो बीटा किरणें हैं हमारी, ये जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उसी तरह होती हैं। तो बीटा किरणें इलेक्ट्रॉनों के समान ऋणावेश वाले कण होते हैं। गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा विकिरण होती हैं। गामा किरणें होती हैं, ये उच्च ऊर्जा विकिरण होती है। इनकी प्रकृति उदासीन होती है और इनका कोई कण भी नहीं होता है, यानी हमने बताया था कि ये किरणें हैं, कण नहीं होता। भेदन क्षमता सबसे कम एल्फा कण की, उसके बाद बीटा की और सबसे ज़्यादा गामा की। जाहिर सी बात है कि एल्फा सबसे ज़्यादा वजन है, तो वजन चीज़ फेंकने में ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, इसलिए भेदन क्षमता कम है। बीटा उससे कम द्रव्यमान का है, तो इसलिए उसकी और कम है। गामा पूरी किरणें हैं, इसलिए इनकी भेदन क्षमता एल्फा कणों से 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, अब इसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।